संस्कृत अनुवाद बच्चों की नज़र में बड़ी भारी हो जाती है। संस्कृत विषय ऐसा समझते हैं कितना भार और कितना कठिन युक्त है। ऐसा नहीं है। जितनी भी भाषा है उन सभी भाषाओं में संस्कृत सरल, सुबोध और सुंदर है। क्योंकि आप गहराई से देखें, ये आदि भाषा है, समस्त भाषाओं की जननी है। इनके व्याकरण हर नियम सिद्धांत सूत्रों से बंधे हुए हैं। यह होगा और इसके अतिरिक्त नहीं होगा। इस तरह हम कार्य करेंगे। इस वस्तु का नियम ऐसे बंधा हुआ है, जो निश्चित है वह भार नहीं हो सकता, क्योंकि निश्चित हर अवस्था में वह अपने स्वरूप को ही दिखाएगा। आइए हम इस साधारण अनुवाद से प्रारंभ करें। पहले तो हम भाषा की उत्पत्ति को लेकर चलें। हम मूक बधिर थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था। ऋषि मुनि लोग तब साधना करते हुए शब्द की जानकारी चाहते थे, वर्ण की जानकारी चाहते थे। उस समय कृपा शिव की हुई। पाणिनि व्याकरण में आरंभ करने के समय शिव सूत्र को दर्शाया गया है। वह शिव सूत्र 14 सूत्र हैं और नियम में बंधे हुए। और उन रील रिक ए औंग ऐ औच हय वरट लन यम ngन नम जभय घट धस जब गड दस खप छट थचट तब कपय सस सर हल। ये 14 सूत्र के विषय में लिखा है। नृत्यावसानो नटराज राजो ननाद ढक्कांग नव पंच बारम। ननाद ढक्कांग डमरू 9 और 5 बार उन्होंने बजाया। किस लिए? उद्धर तु कामा सनकादि सिद्ध नहीं तद विमर्शम शिव सूत्र जा। तो यह शिव सूत्र जो है, इसी से वर्ण, शब्द, सूत्र आदि का निर्माण होता गया। जैसे परिभाषा कोई पूछे स्वर क्या है, अच्छा स्वरा, सीधा शब्द में हम कह देंगे कौन कौन वर्ण है तो आ जाता है। अब अच प्रत्याहार में नहीं आ गया। व्यंजन का दूसरा नाम हल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्याहार में, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं। अच स्वर को इसलिए कहते हैं कि अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। और पाणिनि व्याकरण में सूत्र आदि जो है उसी प्रत्याहार पर आधारित है। जैसे अकः सवर्णे दीर्घ, सवर्ण अक के दोनों तरफ रहने से वहाँ दीर्घ होगा। यह नियम बंधा हुआ है। अनुवाद में भी आप आएंगे तो वही ये नियम बंधे हुए हैं। प्रथम दिन हमने बताया था टीता अंति का कमाल, सहतौते का कमाल। वह क्या है? वह संपूर्णता के लिए एक अंग मात्र भले हैं, लेकिन वहीं से आरंभ होकर हम समस्त अनुवाद को बना सकते हैं। यदि छोटी वाक्य है, वह पढ़ता है, सह पठती। छोटी अनुवाद ती ने बनाया नहीं, टी के सहारे हम छोटी वाक्य नहीं बनाए।
हम इस टी से बड़े वाक्य को भी बना सकते हैं यदि वह वर्तमान काल का है, एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है। तो आइए हम थोड़ा सा वर्ण को देखते हैं। वर्ण क्या है? ध्वनि के रूप में जो किसी खास ध्वनि से बंधे हुए हों और जिसका खंड नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो, वह वर्ण है। खास ध्वनि से बंधे हुए या ध्वनि को रखने वाले, खंडित नहीं हो, नाश नहीं हो, वह वर्ण है, जिसे अक्षर भी कहते हैं। और अक्षर जो ओम नहीं नाश होता है, वह अक्षर है। अब अक्षर के ही संयोग से शब्द का निर्माण होता है, शब्द से ही वाक्य, फिर वाक्य में भी सरल वाक्य, दीर्घ वाक्य, जटिल वाक्य आदि का हम निर्माण कर सकते हैं। लेकिन मूल इकाई अक्षर है, वर्ण है, जो ध्वनि किसी खास ध्वनि से बंधे हुए, नियमों से बंधे हुए अखंड और अनाशवान है। खंडित भी नहीं होता और नाशवान भी नहीं है, नष्ट भी नहीं होता। अब आइए वर्ण की हम परिभाषा तो मान लिए कि यह वर्ण है, लेकिन वर्ण में भेद होगा। वर्ण भेद क्या है? तो वर्ण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? स्व आत्मशक्ति से संपन्न जो वर्ण है वह स्वर है। आत्मशक्ति वो आ, ई, उ, ये सभी अपनी शक्ति से परिपूर्ण हैं। तो यह स्वर वर्ण है। अब हम व्यंजन को देखें तो व्यंजन क्या है? व्यंजन आप लोक भाषा में कहेंगे व्यंजन, यानी व्यंजन सब्जी को लोग कहते हैं। उनमें कई मसाले मिला के आप तैयार करते हैं। ठीक वही उदाहरण दे दीजिए कि जिस तरह कई सामग्री के संयोग से व्यंजन तैयार किया जाता है, तो उसी तरह यहाँ व्यंजन वर्ण है, जो अपनी मात्रा में तो आधी मात्रा है ही, साथ साथ स्वर को लेकर जो चलने वाला होता है, जिनके सहायक स्वर होते हैं और उसके बल पर वह शब्द वाक्य का निर्माण करता है, इस तरह वह व्यंजन है। तो दोनों की परिभाषा हम सामान्य रूप में माने कि व्यंजन वह वर्ण है जो स्वर की सहायता से अपने कार्य को पूर्ण करता है, वाक्य का निर्माण करता है। स्वर क्या है? स्व अपनी शक्ति से जो स्वतः परिपूर्ण है, अपने आप में जो पूर्ण है, वह स्वर वर्ण है। इस तरह से हम वर्ण को दो भागों में बांटते हैं।